नेशनल हो या इंटरनेशनल, एनवायरमेंटल हो या इकोनॉमिकल, स्टेट न्यूज हो या कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज या फिर इंपॉर्टेंट डेज, हर न्यूज को एक राइट अप्रोच के साथ विथ मैप्स एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। तो दोस्तों, इन सारे डिटेल एनालिसिस को केवल ऑब्जेक्टिव नहीं बट सब्जेक्टिव एंगल में भी आप स्टडी कर सकते हो, जहां पे आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग में बहुत मदद मिलेगी। तो इन सबको देखने के लिए, इन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए जुड़िए टेक्स्ट बुक बैंकिंग के यूट्यूब चैनल के साथ रोज सुबह 7 से 8 मेरे साथ, जहां पे हम डिस्कस करेंगे देश दुनिया की खबरें। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग। टेक्स्ट बुक के ऑफिशियल यूट्यूब बैंकिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है। सो वी आर बैक विद अनदर सेशन ऑन फाउंडेशन कोर्स फॉर बैंक एग्जाम्स। आज का हमारा ये सेशन जो है मिसलेनियस प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करने का, आई थिंक दिस इज़ आवर 9th सेशन। एंड इसके पहले बहुत सारे सेशंस हमारे हो चुके हैं। इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं। तो जितने नए स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इसके पहले जो भी सेशंस आपके मिस हुए हैं, गो एंड वॉच देम एंड चेक देम आउट। आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। आज की क्लास में भी मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्लोज टेस्ट एक करेंगे, उसके बाद अलग अलग टाइप के बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाने वाले, स्पेशली मेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नाउ सबसे पहले तो जितने लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश विद कौस्तुभ सर या फिर @kaustup_sir_टेक्स्ट बुक, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ्स मिलेंगे, यूट्यूब सेशंस के लिंक्स मिल जाएंगे, क्विजेस और पोल्स और बाकी सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये क्लोज टेस्ट का है। 5 फिल इन द ब्लैंक्स वाली सिंपल सी क्लोज टेस्ट है, प्रीलिम्स लेवल की। सो एवरीवन ऑफ यू शुड गेट दिस करेक्टली। तो बताइए फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में क्या हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, demonetization was dash to dash untaxed black money. What will be the right answer? According to the government, demonetization was dash to dash untaxed money. Demonetization को इंट्रोड्यूस किया गया था, डिमोनेटाइजेशन को लाया गया था, डिमोनेटाइजेशन को क्या किया गया था। नाउ यहाँ पर देखिए, डिमोनेटाइजेशन को ओपन तो नहीं करते। डिमोनेटाइजेशन कोई ऐसी कोई गिफ्ट नहीं है जिसको ओपन किया जाएगा, है ना। सो ओपन ये ऑप्शन गलत बनता है। जो ऑब्वियसली गलत होंगे उसको आप हटा सकते हैं। डिमोनेटाइजेशन वाज अभी डिक्लेयर्ड, ईडी लगा के होता तो शायद सोचते इसके बारे में, लेकिन सिर्फ डिक्लेयर है V1 फॉर्म में, तो वो वॉज के बाद वैसे भी नहीं आने वाला। टेंस का स्ट्रक्चर गलत बन सकता है, तो ये आंसर भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। डिमोनेटाइजेशन को फिक्स किया था क्या? फिक्स नहीं करते, है ना। फिक्स का मतलब एक तो होता है रिपेयर करना, अगर कोई चीज टूटी हुई है उसको फिक्स करो बोलते हैं ना, मतलब रिपेयर करो या एक जगह पर फिट कर देना। तो ये भी आपका आंसर गलत बनता है। गवर्नमेंट ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन वाज इंटेंडेड या फिर ब्रॉट। गवर्नमेंट, अभी ये दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूजन आपका हो सकता है कि डिमोनेटाइजेशन को इस इंटेंशन से लाया गया था। देखो अल्टीमेटली लाया गया था, लेके आने का सेंस बनता है। तो यहाँ पर अगर आप लॉजिक भी यूज करते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जा सकते हैं। इट वॉज ब्रॉट। ब्रॉट मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था। तो यहाँ पर ब्रॉट आंसर देखिए आपका करेक्ट आंसर बनता है। तो जितने लोगों ने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है, वेल डन गाइस। बी आंसर यहाँ पर गलत हो जाता है। ऐसे ट्रिकी सिचुएशंस आपके सामने आ सकते हैं। इसी पैराग्राफ में, इसी क्लोज टेस्ट में आगे भी एक और क्वेश्चन ऐसे आएगा जहां पर 2 तरीके के आंसर्स आपके लग सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो सकता है। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। चलिए, तो यहां पर देखिए वॉज ब्रॉट, ये तो फिक्स्ड हो गया था हमारा, ठीक है। वॉज ब्रॉट टू डैश अनटैक्स्ड ब्लैक मनी।
अनटैक्स्ड ब्लैक मनी जो है, उस ब्लैक मनी को क्या करने के लिए डिमोनेटाइजेशन को लाया गया था। नाउ एक तो टू के बाद यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक आएगा ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएगा, 2+V1 ये कंस्ट्रक्शन आपने देखा। नाउ फॉट ये V2 में होता है, ठीक है ना, तो V2 के वजह से ऑप्शन नंबर डी गलत बनता है। नाउ अनटैक्स्ड ब्लैक मनी को कंटिन्यू करने के लिए तो नहीं लाया गया डिमोनेटाइजेशन, और अनटैक्स्ड मनी के साथ डील विथ करने के लिए। टू डील, अगर सिर्फ डील होता तो ये चल जाता, यहाँ पर डील के बाद विथ का लगना जरूरी है, लेकिन डील के बाद विथ नहीं लिखा गया है ना, ब्लैंक स्पेस के बाद विथ नहीं है, इसलिए ये डील आपका आंसर गलत बनता है। कॉम्बैट या फिर हैंडल। नाउ हैंडल किसी चीज को जब आप करते हैं मतलब क्या है, उसके साथ डील विद भी करते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम को हैंडल करो, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या फिर किसी अच्छे मतलब पैसे को हैंडल करो, मतलब पैसे को भी पॉजिटिव नेचर में भी हैंडल आ सकता है, नेगेटिव नेचर में भी हैंडल आ सकता है। तो ये थोड़ा सा एम्बिगुअस बन जाता है, कंफ्यूजिंग बन जाता है। कॉम्बैट करना है, क्योंकि ब्लैक मनी को हैंडल करने का दूसरा एक पॉजिटिव सेंस भी आ सकता है ना, कि ब्लैक मनी को हैंडल करो मतलब ब्लैक मनी को सपोर्ट करो, उस सेंस में भी लग सकता है। तो ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा ऑप्शन बनता है, इसलिए सी आंसर कॉम्बैट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनना चाहिए, और यहाँ पर कॉम्बैट ही आपका सही जवाब था। जितने लोगों ने सी आंसर दिया है यहाँ पर, वेल डन गाइस, बहुत ही बढ़िया करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड फिल इन द ब्लैंक देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए फटाफट से ऑल ऑफ यू। कॉम्बैट ब्लैक मनी डैश करप्शन। क्या क्या कॉम्बैट करना है, देखो कॉम्बैट मतलब फाइट करना है। पहली चीज जो फाइट करनी है वो है ब्लैक मनी, दूसरी चीज जो फाइट करनी है वो है करप्शन। लेकिन कैसा करप्शन है? नाउ इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। अभी करप्शन ये जो वर्ड है वो खुद इलीगल होता है ना, तो इलीगल करप्शन ये सुपरफ्लोस बन जाएगा, अननेसेसरी यूसेज ऑफ वर्ड बन जाएगा, तो ये इलिसिट आपका आंसर गलत बनता है। वर्स्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, अगर वर्स्ट लिखना था तो आर्टिकल द आना चाहिए, द वर्स्ट करप्शन, इधर आर्टिकल द नहीं होने की वजह से ई आंसर गलत बनता है। ठीक है, डिग्रेडेड का मतलब क्या आता है? जो खराब हो चुका है। डिग्रेडेड करप्शन तो नहीं होता, डिग्रेडेड बिहेवियर हो सकता है, डिग्रेडेड क्वालिटी ऑफ फूड हो सकती है। यहाँ पर करप्शन के साथ ये एडजेक्टिव नहीं आता। एक्सेसिव करप्शन या रैम्पेंट करप्शन। एक्सेसिव का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा। लेकिन करप्शन जरूरत से ज्यादा है क्या? ऐसा थोड़ी होता है कि करप्शन इतना सा होगा तो चलेगा। करप्शन तो बिल्कुल नहीं चाहिए ना, तो एक्सेसिव तो नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या आता है? रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है स्प्रेड एवरीवेयर। रैम्पेंट का मतलब होता है स्प्रेड एवरीवेयर, जो हर जगह पर स्प्रेड हो चुका है उसको हम कहते हैं रैम्पेंट। तो सी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो जितने लोगों ने सी आंसर दिया है, वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मार्क करते चलिए। कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है, क्या सोच रहे थे और मुझे क्या सोचना चाहिए था, इसका एनालिसिस हमेशा करते रहना है, सो दैट आपके स्कोर्स आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ फिल इन द ब्लैंक देखिए, चौथा वाला क्या होगा आंसर, बताइए। तो रैम्पेंट करप्शन को भी टैकल करना है, कॉम्बैट करना है, ब्लैक मनी को कॉम्बैट करना है, और हवाला ट्रांजैक्शंस को क्या करना है? चेक करना है, एनहांस, इवैल्यूएट, डिक्रीज या फिर कैरी आउट। नाउ हवाला ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? फेक ट्रांजैक्शंस या फ्रॉड ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको हवाला ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो कैरी आउट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कैरी आउट का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन। हवाला ट्रांजैक्शंस को रोकना है, कैरी आउट नहीं करना है। इवैल्यूएट भी नहीं करना है, उसका इवैल्यूएशन नहीं करना है। एनहांस करना है क्या? बिल्कुल नहीं। नाउ चेक करना है या डिक्रीज करना है? नाउ यहाँ पर कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है, हवाला ट्रांजैक्शंस को चेक करना है या डिक्रीज करना है। यहाँ पर आई थिंक कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है, डिक्रीज भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है। टू चेक मीन्स बेसिकली टू कीप एन आई ऑन समथिंग, कि वो ना बढ़े
ये बढ़े ना, कोई गलत चीज जो है वो आगे प्रमोट ना हो, वो बढ़े ना, इसके लिए उसके ऊपर नजर रखना, टू कीप अ चेक ऑन समथिंग या टू कीप एन आई ऑन समथिंग। तो वैसे दोनों सही लग रहे हैं, शायद डिक्रीज आंसर हो सकता है, चेक भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में आपके पास क्या सोल्यूशन होता है, आप या तो स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मतलब चांस लेना है 50% आपके सही आने के चांसेस हैं, तो आप चांस भी ले सकते हैं। डिक्रीज भी सही लग रहा है, चेक भी सही लग रहा है। आंसर यहाँ पर आई थिंक डिक्रीज ही करेक्ट आएगा, है ना। जिन्होंने डिक्रीज दिया है आंसर सही है। चेक अगर आपने आंसर दिया है तो वो भी एक्चुअली सही हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन वाला सिचुएशन है। ऐसे ऑप्शन जनरली आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलते, कभी कभार एक दो क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं, तो उस केस में आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर क्या होगा बताइए। So decrease or check हवाला transactions to dash terrorist activities and to bring more accountability। टेररिस्ट एक्टिविटीज को क्या करने के लिए, बूस्ट करने के लिए क्या? बिल्कुल नहीं। डिनाई नहीं करते, डिनाई ये एक्यूजेशंस या एलिगेशंस के साथ किया जाता है। टेररिस्ट एक्टिविटी को डाइवर्ट नहीं करना है कहीं पर, टेररिस्ट एक्टिविटी को इंप्लोर नहीं करना। इंप्लोर मतलब होता है भीख मांगना, गिड़गिड़ाना, है ना, बेग करना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनता है काउंटर करना है। काउंटर करना मतलब उसको टैकल करना है। टेररिस्ट एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए यहाँ पर ए आंसर आपका सही आंसर बन जाता है, ठीक है। तो ये पहले 5 क्वेश्चंस तो हो गए, लेकिन और 3 क्वेश्चंस है। टोटल 8 फिल इन द ब्लैंक्स वाली क्लोज टेस्ट है, तो 6, 7, 8 भी हमको सॉल्व करना है। देखते हैं क्या होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th में आंसर बताइए क्या हो सकता है। India's black money was dashed by the World Bank in 2010 to be worth 1/5 of the GDP. Now, इंडिया के जीडीपी के 1/5 ब्लैक मनी 2010 में वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था? इतना हो सकता है। डिसाइड नहीं किया था, थॉट सोचा नहीं था, स्पेक्यूलेट हो सकता था, लेकिन स्पेक्यूलेटेड ईडी लगा के आता तो चल जाता। सिर्फ स्पेक्यूलेट प्रेजेंट टेंस में हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि 2010 की बात करें तो यहाँ पर एस्टिमेटेड ईडी लगा के या फिर फाउंड। ना फाउंड का मतलब क्या होता है? पाया जाता है ना। ब्लैक मनी एग्जैक्टली कितना है ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। टेंटेटिव नंबर आता है, क्या बोल सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इतना इतना होने के चांसेस हैं। एग्जैक्टली पिन पॉइंट पर करके कोई नहीं फाइंड आउट कर सकता। तो ये फाइंड आउट करने की वजह से या फाउंड की वजह से आंसर गलत है। एस्टिमेट किया गया है, अनुमान लगाया है, तर्क लगाया है कि इतना इतना हो सकता है। जीडीपी के कितना है? 1/5 ऑफ द जीडीपी, ऐसा एस्टिमेटेड है। तो एस्टिमेटेड करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर क्या होगा आंसर बताइए। In a country where 90% transactions are carried out on cash basis, it was a dash move. Now ये भी एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है कि डिमोनेटाइजेशन ये सारी चीज़ों के लिए लाया गया था, है ना। इंडिया का ब्लैक मनी वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इतना था, लेकिन एक ऐसी कंट्री जहां पर 90% ट्रांजैक्शंस कैश में कैरी आउट किए जाते हैं, ऐसे कंट्री में कैशलेस ट्रांजैक्शंस की तरफ या डिमोनेटाइजेशन की तरफ जाना ये एक कैसा मूव था? मूव मतलब यहाँ पर है डिसीजन। तो ये कैसा डिसीजन था? नाउ यहाँ पर ना परसेप्शन का इशू बन जाता है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि इतने लोगों को इनकन्वीनियंस में डाल के, है ना, ब्लैक मनी के नाम पर या इसके नाम पर
करेंसी को ये कर देना, क्योंकि बाद में आरबीआई ने ही ये क्लैरिफाई किया था कि बहुत सारा जो सर्कुलेशन में पैसा है वो वापस बैंकों में आ गया है। ऑलमोस्ट 98.9 ऑलमोस्ट 99% ये आ गया था। तो फिर सवाल पूछ रहे थे कि कहाँ है ब्लैक मनी, सब कुछ तो वापस आ गया। वैसे तो कुछ लोगों के लिए ये रैश मूव भी लग सकती है। रैश मतलब क्या है? विदाउट टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, कि इतने लोगों को प्रॉब्लम में डालना। लोगों को आपने देखा होगा लाइनों की लाइनों लगी पड़ी थी एटीएम के सामने। तो सम पीपल माइट थिंक लाइक दैट, सम पीपल माइट थिंक ये रेवोल्यूशनरी मूव थी। रेवोल्यूशनरी मतलब इतना बोल्ड डिसीजन लिया 90% लोगों को, ठीक है चलो डिफिकल्टी में डालेंगे फिर भी कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये दोनों में से कोई एक आंसर आपका लग सकता है। ट्रिवियल नहीं थी, सोबर मूव नहीं थी और आर्बिट्ररी रैंडम मूव भी नहीं थी। तो यहाँ पर ई या फिर सी आपके दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो सकता है। ये क्या बन जाता है? इट बिकम्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन, कि आप कैसे परसीव करते हैं किसी पैराग्राफ को, आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, नाउ मेरे हिसाब से रेवोल्यूशनरी आंसर यहां पर आना चाहिए, क्योंकि पैसेज में कहीं पर भी निगेटिव तरीके से नहीं बताया गया है ये डिमोनेटाइजेशन के बारे में। अगर आपको रैश या आंसर लिखना था तो पैसेज के अंदर एक तो लाइन ऐसी आती जिसमें आपको पता चलता कि ये डिसीजन गलत हुआ सरकार की तरफ से, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन पूरा पैसेज जो है वो पॉजिटिव टोन में ही जा रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से पॉजिटिव टोन वाला ही नाउन यहाँ पर या फिर ऑप्शन आना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर सी हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। रेवोल्यूशनरी यहाँ पर सही आंसर बन जाता है। ठीक है, लास्ट फिल इन द ब्लैंक देखते हैं, 8वां फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर बताइए क्या आंसर हो सकता है। चलिए, तो यहां पर 8th फिल इन द ब्लैंक में देखिए, द मूव टू डैश फ्रॉम कैश इनटू कैशलेस ट्रांजैक्शंस। कैश के बाद कैशलेस में जाना है ना। सो ट्रांसफॉर्म इनटू, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना कैश से कैशलेस में, दैट्स व्हाई ट्रांसफॉर्म हियर इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ए के साथ हम लोग जाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन था क्लोज टेस्ट का। इसके बाद भी हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए कुछ खास जानकारी है मेरी तरफ से। So the information that I was going to tell you is regarding this test book, smart book for banking exams. Amazon और Flipkart पर ये बुक्स आपको अवेलेबल हैं। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इनके इंग्लिश में और हिंदी में ऐसे दोनों लैंग्वेजेस के सेट आपको मिलेंगे। हर क्वेश्चन, हर एक टाइप का जो टॉपिक है, इसके लिए आपको 4000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल सकते हैं। क्वांट के 4000, रीजनिंग के, इंग्लिश के 4000, ऐसे बहुत बेहतरीन किताबें हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जिसमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके नीचे TTA मतलब टाइम टू आंसर, ये भी आपको हर क्वेश्चन के साथ दिया जाएगा कि 39 सेकंड्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। नीचे ऑप्शंस है, यहाँ पर आपको डी आंसर भी पता चलेगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। 49% लोगों ने सही किया था, 18% लोगों ने स्किप किया था, ये आपका पूरा डेटा भी मिलता है। और ऐसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अलग अलग लेवल्स की बुक्स क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करके रखा गया है। सो बहुत ही बेहतरीन स्टडी मटेरियल है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। इसके अलावा दिस इज द ऑल बैंक एग्जाम प्रिपरेशन बैच इन वन सिंगल बैच। ये जितने भी एग्जाम्स हैं सारे के सारे आप एक बैच में कवर कर सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के तीनों स्टेजेस यहाँ पर कवर किए जाएंगे। इस बैच की स्पेशलिटी ये है कि डाउट रेजोल्यूशन सेशंस मिलेंगे आपको, वीकली बूट कैंप्स मिलेंगे, GD एंड PI प्रिपरेशन किया जाएगा, वेरी एसेंशियल फॉर SBI PO एस्पिरेंट्स, एंड 30 इयर्स प्लस के टीचिंग एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज आपको इस बैच में पढ़ाएंगे। ये बैच यहाँ पर आपको दिख रहा है, सारे फैकल्टीज होंगे। ये सारे फीचर्स के साथ यहाँ पर आपको मिलेगा 18,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 200 से ज़्यादा PDF नोट्स। और इस बैच का ओरिजिनल MRP जो है वो 10,000 रुपीज़ है, लेकिन इसका प्राइस अभी फिलहाल 3,999 पे के ऊपर चल रहा है। इसके ऊपर भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो और एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल सकता है, 38% तक का डिस्काउंट अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं। इसको नोट डाउन करिए,
KAUSTUBHM, कौस्तुभ M, दिस इज माय कूपन कोड। इसको अप्लाई कीजिए तो आपको और भी 38% का डिस्काउंट मिलेगा 4000 रुपए के ऊपर। और कुछ स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि आपको ये बैच फ्री में चाहिए तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट भी अपीयर कर सकते हैं। तो ये 13 मार्च की स्कॉलरशिप टेस्ट तो हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर 20 मार्च की जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो आप अपीयर कर सकते हैं, और 16 मार्च की भी हो चुकी है कल। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 20 मार्च की टेस्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो 2 PM 2 बजे वो यहाँ पर ये टेस्ट होगी। इस टेस्ट का के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो थर्ड स्कॉलरशिप टेस्ट की लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और रजिस्टर नाउ कर दीजिए। आपको वो टेस्ट जो है वो आप अपीयर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए कोई प्राइस नहीं पे करना पड़ेगा, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन। बस आपको टेस्ट देनी है, जो स्कोर आपका आएगा उसके परसेंटेज के हिसाब से, उसके एक्यूरेसी के हिसाब से आपको और डिस्काउंट मिलेगा इस बैच के ऊपर। 100% अगर एक्यूरेसी है, 100 के 100 30 के 30 क्वेश्चन अगर सही किए तो आपको पूरा का पूरा 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ना आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंसेस दिए हैं आपके सामने, ABCDE 5 सेंटेंसेस दिए हैं और पांचों के पांचों सिमिलर पैटर्न पर है, सेम टाइप के सेंटेंसेस हैं। इनमें से कोई एक सेंटेंस ही यहाँ पर करेक्ट है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। और अगर सारे के सारे गलत है तो फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, 2 मिनट का समय है आपके पास। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर इज ग्रैपल्ड विथ, देखिए यहां पर चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। ग्रैपल्ड विथ, ग्रैपलिंग फॉर, ग्रैपलिंग फॉर, ग्रैपलिंग विथ, या फिर ग्रैपलिंग विथ। नाउ ग्रैपल ये जो वर्ड होता है, ग्रैपल का मतलब होता है स्ट्रगल। इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है ना, इट इज स्ट्रगलिंग। सो हमको ग्रैपलिंग आना चाहिए, यहां पर ING लगा के। ग्रैपल्ड ED लगा के नहीं चल सकता, तो ED वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आप यहां पर हटा सकते, ए ऑप्शन गलत बनेगा। नाउ स्ट्रगलिंग फॉर सीवियर बैड डेट या स्ट्रगलिंग विथ सीवियर बैड डेट। सीवियर बैड डेट की वजह से स्ट्रगल कर रहा है ना, सीवियर बैड डेट के लिए नहीं स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको सीवियर बैड डेट चाहिए, तो फॉर ये गलत प्रीपोजिशन बैठ जाएगा, यहां पर विथ के साथ हम जा सकते हैं। सो फॉर के वजह से ऑप्शन नंबर बी गलत बनेगा और यहां पर सी भी गलत बनेगा, है ना। बस बचा अपने पास डी और ई। द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर इज ग्रैपलिंग विद अ सीवियर बैड डेट क्राइसिस एंड एज अ रिजल्ट, एज रिजल्ट नहीं, एज के बाद ये ए आर्टिकल लगना चाहिए। द बैंक्स आर इंक्रीजिंगली गेटिंग सैडल्ड विथ NPAs, आर इंक्रीजिंगली गॉट सैडल्ड विथ, ये आंसर गलत बनता है। तो आर्टिकल का भी एरर है यहां पर और वर्ब के स्ट्रक्चर का भी एरर है, तो ई आंसर भी गलत है। सो डी हमारा आंसर सही बनेगा, ओनली डी, मतलब यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन सकता है, ओनली डी वाला, और ओनली डी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं जो आगे आएंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन। अच्छा यहां पर आंसर ही मार्क कर दिया क्या, आंसर गलती से मैंने यहां पर दिखा दिया। आप लोग फिर भी ट्राई कर सकते हैं, है ना, आपने आंसर देखा ही नहीं, ऐसे इमेजिन करो। जब किसी नई चीज की शुरुआत होती है ना, तो उसके साथ कम टू इफेक्ट नहीं बोलते, कम इनटू इफेक्ट होता है। कम के बाद यहाँ पर इनटू लग जाता है, ठीक है ना, कम टू इफेक्ट नहीं होता, कम इनटू इफेक्ट होता है।
तो यहाँ पर 2 के वजह से, सिर्फ 2 के वजह से ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर गलत बनेगा। ठीक है, कम इनटू इफेक्ट बाकी सब जगह पर है। ए में क्या गलती है देखिए, while the withdrawal of high value notes came into effect between November 9, नहीं from November 9, ये between के जगह क्या होना चाहिए था, from होना चाहिए था, गलत प्रीपोजिशन आ गया, इसका मतलब ए आंसर भी आपका गलत है। सी क्यों गलत है देखिए, withdrawal of high value notes comes into effect, comes का मतलब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है from November 9 and banks started to accept, started V2 में लिखा है पास्ट टेंस में, उधर प्रेजेंट टेंस में और इधर पास्ट टेंस में, दोनों अलग अलग टेंसेस ये नहीं चलेंगे, इसलिए सी आंसर भी गलत है। तो ए बी सी अगर गलत है तो ये ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी गलत है। नो ऑप्शन इज करेक्ट हो सकता है या बोथ डी एंड ई करेक्ट हो सकता है, लेकिन डी तो सही है ना। देखो विड्रॉल ऑफ हाई वैल्यू नोट्स, केम इनटू इफेक्ट में केम पास्ट टेंस में है, इनटू इफेक्ट में इनटू भी चलेगा, फ्रॉम नवंबर 9 में फ्रॉम चलेगा, अब तक सही चल रहा है। एंड बैंक्स स्टार्टेड, स्टार्टेड पास्ट टेंस में चलेगा क्योंकि ये केम पास्ट टेंस में है, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम नवंबर 10, सब सही है, मतलब डी तो डेफिनेटली सही है। तो अगर डी सही है तो ओनली डी ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए बाय डिफॉल्ट हमको डी एंड ई के साथ जाना ही पड़ेगा। नाउ ये ऐसा सेंटेंस है जहां पर ये सारी चीजें पास्ट में हो चुकी है। अगला सेंटेंस ऐसा है कि ये सारी चीजें फ्यूचर में होने वाली है, ऐसे अज्यूम करना पड़ेगा। जैसे द विड्रॉल ऑफ हाई वैल्यू नोट्स विल कम इनटू इफेक्ट फ्यूचर में फ्रॉम नवंबर 9 एंड बैंक्स आर टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम नवंबर 10। आर टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग ये भी फ्यूचर स्ट्रक्चर में ही चला जाता है। तो ऊपर वाला सेंटेंस हम 10 नवंबर के बाद बोल सकते हैं और नीचे वाला सेंटेंस हम 9 नवंबर के पहले बोल सकते हैं। दोनों के दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट है सेंटेंसेस, इसलिए दोनों के दोनों करेक्ट है, इसलिए सी डी एंड ई यहाँ पर आपका आंसर सही बन जाता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है सेम टाइप का, यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शंस नहीं है लेकिन आप अपने हिसाब से, नहीं रुको, ये पैराजंबल का क्वेश्चन है, माय मिस्टेक, इट्स अ पैराजंबल बेस्ड क्वेश्चन। ये 6 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, इनको रीअरेंज करना है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सो दैट आपका पूरा सीक्वेंस सही बैठेगा। थोड़ा ट्रिकी है ना पैराजंबल, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इट इज नॉट दैट इजी। तो टेक योर टाइम, 5 मिनट का समय ले लो चाहिए तो, अगर आपको डाइसी लग रहा है, बट ये पूरा सॉल्व करके दिखाओ मुझे, और कमेंट बॉक्स में आप नीचे बताएंगे कि आपका ये पूरा सीक्वेंस क्या आता है 6 सेंटेंसेस का। ठीक है, और जितने लोगों का ये पूरा सीक्वेंस सही आएगा उन लोगों को 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ट्राई करो। सो यस, जितने लोगों का ये पैसेज सॉल्व करके नहीं हुआ है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड देन रीड ऑल द सेंटेंसेस, टेक योर टाइम एंड देन फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस। हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। दिस पैसेज इज अबाउट ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज में जब हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट्स जाते हैं, जैसे यहाँ से IIT IIM से क्वालिफाई होकर बच्चे UK US जाके सेटल होते हैं, तो यहाँ का ब्रेन वहाँ जाके ड्रेन होता है। तो ये फिनोमिना को रोकना ज़रूरी है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें डिटेल में इस पैसेज में एक्सप्लेन की गई है। ना इस पैसेज का सीक्वेंस फाइंड आउट करना ट्रिकी इसलिए बनता है क्योंकि इस पैसेज में बहुत सारे धिस आ गए हैं। ये धिस जो है, प्रोनाउंस जो है, ये बहुत कंफ्यूजन कॉज करते हैं कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा सेंटेंस बाद में आएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस फाइंड आउट करना, जहां से पैसेज की शुरुआत होती है। टॉपिक क्या है, ब्रेन ड्रेन के बारे में। ब्रेन ड्रेन को इंट्रोड्यूस कहाँ किया जा रहा है, ए सेंटेंस में, जो ऑलरेडी दिया है फर्स्ट पोजिशन पर, कि फॉर द बैलेंस ऑफ पावर एंड फॉर द स्टैगर्ड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टॉप द फिनोमेना ऑफ ब्रेन ड्रेन। ठीक है, दूसरी एक हिंट यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगा कि ऐसे सारे वर्ड्स जैसे अल्टीमेटली, फाइनली, इवेंचुअली, देयरफॉर, हेंस, दस, ये वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स ऑफ कंक्लूजन हम इनको कहते हैं। किसी चीज़ को कंक्लूड करने के लिए, एंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो अल्टीमेटली वाला सेंटेंस है ना, वो लास्ट पोजीशन पर आएगा, सी। दूसरी बात, इसी सेंटेंस में देखो ऑल्सो इंश्योर ये स्ट्रक्चर आ गया, और यहाँ पर देखो दिस विल इंश्योर आ गया। तो लॉजिक टेल्स यू कि ऑल्सो इंश्योर और इंश्योर वाला एक साथ पेयर बनाएगा। तो अगर इधर ऑल्सो इंश्योर है तो यहाँ पर इंश्योर वाला सेंटेंस लगेगा, मतलब ई सेंटेंस आपका 5th पोजीशन पर, मतलब सेकंड लास्ट पोजीशन पर लग जाएगा। तो बचे अपने पास 3 ऑप्शंस, उसमें भी एक पेयर बन रहा है। देखिए, स्किल्ड सिटीजन्स, ये नाउन देखो, और यहाँ पर दीज स्किल्ड वर्कर्स, दीज के साथ आप इसको मैच कर सकते हैं, है ना, मतलब डी के बाद एफ लगेगा, डी और एफ का यहाँ पर पेयर बन रहा है। तो बचा अपने पास बी, तो या तो BDF हो सकता है या फिर DF भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन सकता है। ठीक है,
नाउ अज्यूम कर लेते हैं कि ये BDF अपना सीक्वेंस यहां पर लग जाएगा, ऐसे अजम्पशन करते हैं। नाउ ए के बाद बी आ सकता है क्या? ए में लिखा है कि बैलेंस ऑफ पावर के लिए और स्टैगर्ड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप द फिनोमेना ऑफ ब्रेन ड्रेन। यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद देखो, फॉर दिस पर्पस डेवलप्ड नेशंस शुड हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज विद नेसेसरी मनी एंड रिसोर्सेस। लग सकता है लेकिन लॉजिकली गलत है। डेवलप्ड नेशंस कभी भी कोई डेवलपिंग कंट्री को पैसे नहीं देंगे ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए। क्यों देंगे? उनका तो फायदा हो रहा है ना। कल उठ के यूएस और यूके हमको ऐसे नहीं बोल सकते कि तुम ये हमारी तरफ से $100 बिलियन रख लो और आपके हाईली क्वालिफाइड IIT IIM से ग्रेजुएट बच्चे जो आते हैं हमारे यहाँ पर, उनको भेजना बंद करो। ऐसा होने नहीं वाला। उनका तो फायदा हो रहा है ना ब्रेन ड्रेन की वजह से। सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। लॉजिकली ये गलत बनता है, इसलिए ए के बाद बी नहीं लगा सकते। ए के बाद डी ज्यादा लॉजिकल है कि अगर ब्रेन ड्रेन को रोका गया तो क्या होगा कि दिस विल हेल्प अ पर्टिकुलर कंट्री यूज ऑल स्किल्ड सिटीजन्स फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड प्रोलिफरेशन। तो अपने खुद के कंट्री के सिटीजन्स को अच्छी तरीके से डेवलपमेंट और प्रोलिफरेशन के लिए वो यूज कर सकते हैं, ये होगा। इसलिए ए के बाद डी लगेगा। डी के बाद यहाँ पर एफ और बी का ये ऑलरेडी ग्रुप बन चुका है, तो करेक्ट सीक्वेंस आएगा ADFBEC। तो जितने लोगों ने ये करेक्ट आंसर दिया है, ये 5 के 5, 6 के 6 जिनके करेक्ट हुए हैं, उनके 5 क्वेश्चंस यहाँ पर सही हो सकते हैं। और अगर आपके गलत भी हुए हैं 1-2 तो ऊपर नीचे प्लस माइनस उस हिसाब से आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा आज के एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आप सबको ये सेशन पसंद आया, स्पेशली ये पैराजंबल थोड़ा ट्रिकी था, मजेदार पैराजंबल था। इफ यू लाइक द सेशन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, पहली बार जुड़े हैं। आज ये सेशन जो है हमारा रिकॉर्डेड सेशन था, इट वाज नॉट अ लाइव सेशन क्योंकि पहले से ही रिकॉर्ड कर दिया था मैंने। टुमारो वी हैव अ हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ होली। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड जॉयस होली। हम अभी डायरेक्टली मिलेंगे मंडे को, ठीक है। 3 दिन की छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे वी विल नॉट हैव आवर क्लासेस। हम मंडे को मिलेंगे दोपहर को 3 बजे, सेम टाइम सेम चैनल, दोपहर को 3 बजे हम लोग मिलेंगे एंड ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।